भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए डालते हैं हेडलाइंस पर नजर। मध्य प्रदेश में आज से शुरू हो रही है समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी। सभी जिलों में व्यापक स्तर पर तैयारियां। खरीदी केंद्रों में बैठने, छाया, टेंट, पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था। हरियाणा के सोनीपत जिले में रबी खरीद सीजन की शुरुआत से पहले अनाज मंडी की मरम्मत और सुधार कार्य तेजी से जारी। सरसों की खरीद प्रक्रिया 15 मार्च से और गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू करने की घोषणा। लगातार बढ़ रही है वनीला की वैश्विक मांग। फलों व बीजों की ऊंची कीमतों के कारण ये किसानों के लिए बनता जा रहा है एक लाभदायक विकल्प। व्यावसायिक रूप से वनीला की खेती से करोड़ों की कमाई कर सकते हैं किसान। शोध में सामने आए बेहया पौधों के नए चौंकाने वाले लाभ। अध्ययन के अनुसार बेहया के पत्तों और जड़ों में है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और जीवाणुरोधी गुण। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। मध्य प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू हो रही है। सभी जिलों में इसकी व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। किसानों की सुविधा के लिए खरीदी केंद्रों में बैठने, छाया, टेंट, पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था की गई। खरीदी केंद्रों पर निःशुल्क स्लॉट बुकिंग करने के लिए हेल्प डेस्क भी रहेंगे। किसानों को शीघ्र भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। इसके अतिरिक्त किसानों को 175 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा, जिससे कुल समर्थन मूल्य 2600 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा। मध्य प्रदेश में इस वर्ष लगभग 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का अनुमान लगाया गया है। इस उपार्जन पर समर्थन मूल्य की राशि लगभग 19,400 करोड़ रुपए होगी, जबकि बोनस के रूप में किसानों को 1,400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। और मध्य प्रदेश के चंबल इलाके के बीहड़ की पहचान डकैतों के बसेरे के तौर पर रही है। अब राज्य की मोहन यादव सरकार यहां की तस्वीर बदलने की तैयारी में है और बीहड़ में खेती हो, इसके प्रयास तेज हो गए हैं। राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक में डकैत समस्या खत्म होने के बाद बीहड़ के बेहतर उपयोग की चर्चा हुई और यहां झांसी के कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित हार्टिकल्चर के एक महाविद्यालय की स्थापना का फैसला लिया गया है। इसके लिए नदी जोड़ो योजना से सिंचाई के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र सरकार 1000 करोड़ रुपए दे रही है। ये हार्टिकल्चर कॉलेज चंबल ग्वालियर क्षेत्र के लिए उपलब्धि होगी, क्योंकि अब फसल चक्र में बदलाव लाने का समय आ गया है और इसलिए बहुत सारे राज्यों ने हार्टिकल्चर में बहुत सारी प्रगति की है और हार्टिकल्चर उत्पादन को निर्यात कर रहे हैं। वहाँ महाविद्यालय बनेगा तो किसानों को इसका लाभ मिलेगा और फसल चक्र बदलने में ये महाविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और हरियाणा के सोनीपत जिले में रबी खरीद सीजन की शुरुआत से पहले अनाज मंडी की मरम्मत और सुधार कार्य तेजी से चल रहा है। मार्केट कमेटी द्वारा लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्य को पूरा किया जा रहा है। इसमें मंडी की सड़कों की मरम्मत, फर्श को दुरुस्त करने और मंडी में बने शेड की मरम्मत शामिल है। प्रशासन द्वारा रबी खरीद सीजन शुरू होने से पहले पूरे कर लिए जाएंगे, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। रबी सीजन के दौरान सोनीपत जिले में गेहूं और सरसों की भारी आवक होती है। किसानों की सुविधा के लिए मंडी की सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य वाहनों की आवाजाही सुगम हो सके। साथ ही मंडी के फर्श को भी ठीक किया जा रहा है ताकि अनाज को सुरक्षित रखा जा सके और किसी प्रकार की मौसम जनित समस्या से बचाव हो सके। हरियाणा सरकार ने सरसों की खरीद प्रक्रिया 15 मार्च से और गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू करने की घोषणा की है।
इस दौरान सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों को अपनी फसल बेचने की सुविधा मिलेगी। प्रशासन ने पहले ही अनाज मंडी से मरम्मत का काम शुरू कर दिया है ताकि खरीद प्रक्रिया के दौरान किसी भी कठिनाई से बचा जा सके। इस साल सोनीपत जिले में लगभग 10,000 एकड़ भूमि पर सरसों की फसल उगाई गई है, जिसकी कटाई जोरों पर है। सरकार ने सोनीपत अनाज मंडी को सरसों की सरकारी खरीद के लिए चयनित किया है। इसके अलावा जिले में 1,45,000 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की फसल खड़ी है, जिसके लिए 22 मंडियां और खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने की सुविधा दी जाएगी। उन्हें किसानों की फसल खरीदी जाएगी जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। अब तक सोनीपत जिले में लगभग 2,20,000 एकड़ भूमि का फसल पंजीकरण हो चुका है। परंपरागत खेती से कम मुनाफा होने के कारण अब किसान अधिक लाभकारी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। एक हालिया अध्ययन में दावा किया गया कि वनीला की खेती किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकती है। रिसर्च के अनुसार वनीला की वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है और इसके फलों व बीजों की ऊंची कीमतों के कारण ये किसानों के लिए एक लाभदायक विकल्प बनता जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभकारी है और कृषि अनुसंधान संस्थान के एक शोध के मुताबिक वनीला के पौधों को परिपक्व होने में लगभग 9 से 10 महीने का समय लगता है। इसके बाद इनके फलों से बीज निकल जाते हैं, जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों, सौंदर्य प्रसाधनों और सुगंधित उत्पादों में किया जाता है। वनीला के बीजों की बाजार में कीमत 40,000 से 50,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक होती है। भारत, मेडागास्कर, पापुआ न्यू गिनी और युगांडा जैसे देशों में इसकी खेती बड़े पैमाने पर हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसान वनीला की खेती को व्यावसायिक रूप से अपनाते हैं तो वे करोड़ों की कमाई कर सकते हैं। वनीला की खेती के लिए भुरभुरी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार इसकी खेती के लिए मिट्टी का पीएच स्तर 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। ये पौधा ऑर्किड परिवार का सदस्य है और इसकी बेलनाकार लताएं सहारे के साथ तेजी से बढ़ती हैं। यदि किसान आधुनिक तकनीकों और उचित देखभाल के साथ वनीला की खेती करें तो वे उच्च मुनाफा कमा सकते हैं और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। प्राकृतिक जड़ी बूटियों और औषधीय पौधों की बात करें तो बेहया यानी थैंतर का नाम कम ही सुना जाता है, लेकिन शोध में इस पौधे के कई चौंकाने वाले लाभ सामने आए हैं। आयुर्वेद में बेहया, जैसे थैंतर या बिछिया भी कहा जाता है, को औषधीय गुणों वाला पौधा माना गया है और अब वैज्ञानिक अध्ययन भी इसके फायदों की पुष्टि कर रहे हैं। रिसर्च गेट के एक अध्ययन के अनुसार बेहया के पौधों और जड़ों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और जीवाणुरोधी गुण पाए गए हैं जो कई बीमारियों से बचाव में मदद कर सकते हैं। शोध में पाया गया है कि बेहया के अर्क रस का उपयोग गठिया, मांसपेशियों के दर्द और जोड़ों की सूजन में कारगर साबित हो सकता है। शोध के अनुसार इस पौधे में मौजूद तत्व ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं, जिससे ये मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके साथ ही बेहया के रस का उपयोग अब खेती में भी एक प्रभावी उपाय माना गया है, क्योंकि इसके एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और एंटीमाइक्रोबियल गुण फसलों को बैक्टीरिया और कीटों से बचाने में मदद करते हैं। ये न केवल कीटों को दूर करता है बल्कि पशुओं से भी फसलों की सुरक्षा करता है, क्योंकि इसका रस जानवरों के लिए जहरीला होता है और वे इससे दूर रहते हैं। जम्मू और कश्मीर में सरकार ने राजौरी में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस योजना से स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सरकार योजना के माध्यम से किसानों और छोटे व्यवसायियों को भी आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। राजौरी में आधुनिक नर्सरी और स्टॉकिंग सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं, जिससे मछली पालन की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और टिकाऊ होगी। इस योजना के तहत विशेष रूप से रेनबो ट्राउट मछली के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। इसके अंडों को हैचरी में सुरक्षित रखा गया है, जहां उनकी उचित देखभाल की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार इस पहल से न केवल मछली उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
इस हैचरी का बड़े एडवांटेजेस ये हैं कि यहाँ के फार्मर्स जो यहाँ के ही रहने वाले जम्मू डिवीजन के अंदर यही वाहिद हैचरी है जो फार्मर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है। फार्मर्स कश्मीर से सीड लाया करते थे, अभी भी वहाँ से ला रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, हैचरी छोटी है, जब ये बड़ी हो जाएगी, इसका पानी का सिस्टम पूरे तरीक़ा से अच्छी तरह से लग जाएगा, तो मेरे ख्याल में जम्मू डिवीज़न के लिए ये बहुत बड़ा खुशहाल मौका होगा। गवर्नमेंट ने अपनी तरफों कोई फ़र्क नहीं छोड़ रहे वो, इसलिए कि बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। ये हमारा एक प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पर, जैसे कि कुकरनाग में प्रोजेक्ट है, ऐसा ये हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है रकीबाम में, और इसका हमें फंड्स मिला है, तो हमने 4 रेसे बना दिए हैं और उसके बाद हैचरी भी बना रहे हैं, तो उसका रिपेयर भी कर रहे हैं। बाकी फीड स्टोर है ये हमारा, वो भी बन रहा है। अब जितना भी हमने इसमें पैसा आएगा तो इसलिए इस हिसाब से हम काम स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, ये डिपार्टमेंट की तरफ से बन रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये डिपार्टमेंट की तरफ से बन रहा है, तो प्राइवेट यूनिट भी हैं जो लोगों को गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। इसके वजह से रोज़गार भी पैदा होगा और लोगों को भी फ़ायदा होगा अच्छी, क्योंकि ट्रॉट फिश जो है अच्छी है और इसके लिए रोज़गार भी पैदा होगा, और जिनको मतलब लोग कंज्यूम करते हैं उनको भी कंज्यूम करने के लिए भी अच्छी फ़िश प्रोवाइड करेंगे ये डिपार्टमेंट। और मिर्ज़ापुर के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब बिजली की कमी के कारण सिंचाई कार्य प्रभावित नहीं होगा। योगी सरकार प्रधानमंत्री कुसुम C1 सोलर पंप योजना के तहत किसानों को 90 से 100% तक अनुदान प्रदान कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा से संचालित पंप उपलब्ध कराना है, जिससे वे निर्बाध सिंचाई कर सके। यूपी नेडा उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के परियोजना अधिकारी राजीव कुमार सिंह के अनुसार इस योजना के तहत किसान 3, 5 और 7.5 हॉर्स पावर HP की बिजली चलित मोटर को सोलर पंप में बदल सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सिर्फ 10% अंशदान देना होगा, जबकि शेष 90% लागत सरकार वहन करेगी। इससे किसान 12 घंटे तक बिना किसी बाधा के सिंचाई कर सकेंगे। और छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिला कोरबा जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। बड़ी संख्या में लोग इस योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आ रहे हैं। देखिए DD न्यूज़ की खास रिपोर्ट। पीएम सूर्य घर योजना का उद्देश्य आम लोगों को सौर ऊर्जा से जोड़ना और बिजली खर्च में कमी लाना है। कोरबा जिले में इस योजना को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर योजना का शुभारंभ किया गया था। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत घर की छतों पर 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक की क्षमता के सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों से बड़ी राहत मिल रही है। पीएम सूर्य घर योजना का लाभ ले रहे उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले उनके घर का बिजली बिल काफी ज्यादा आता था, लेकिन घर की छत पर पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल का सेटअप लगने के बाद से बिजली बिल में काफी कमी आई है। वहीं इस योजना के लिए सरकार से 50% की सब्सिडी मिलने से बिजली उपभोक्ता काफी खुश हैं। पीएम सूर्य घर योजना जो है ये एक आधुनिक परिवेश की केंद्र सरकार की एक काफ़ी किफ़ायती योजना है, हम लोगों के लिए काफ़ी ये फ़ायदेमंद है। इसके तहत क्या हुआ है कि सोलर पैनल मेरे घर में लगा हुआ है और जितनी बिजली का ये उत्पादन करते हैं सोलर पैनल, उसका हम अपने घर में उपयोग करते हैं और ये जो है ऑन ग्रिड कनेक्टेड है। जितनी बिजली की खपत पहले होती थी, जो बिजली का बिल पहले आता था, उसमें काफ़ी राहत मिली है। विद्युत वितरण विभाग के अनुसार जिले में अब तक 8,700 उपभोक्ताओं ने योजना में पंजीकरण कराया है, जबकि 1,101 उपभोक्ताओं ने आवेदन भी जमा कर दिया है। ये योजना लोगों को बिजली बचाने और सौर ऊर्जा को अपनाने में मदद कर रही है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत जिनके घरों में बिजली कनेक्शन लगा हुआ है, वहाँ पे उन लोगों को एक अलग से सौर ऊर्जा कनेक्शन का लाभ दिया जा सकता है। बिजली का जो चार्जेस हैं की तुलना में सौर ऊर्जा के चार्जेस कम भी हैं और जितनी खपत सौर ऊर्जा में जितनी उत्पादन होगा उनका और उसका उपयोग वो स्वयं करेंगे, तो जो बिजली बिल के रूप में भुगतान करते हैं उनसे उसकी बचत होगी। बैंक वालों को भी मीटिंग करके प्रोत्साहित किया जा रहा है कि लोगों को इसमें बैंक की लोन की सुविधा प्रदान करें और इसके लिए ब्याज दर भी बहुत कम रखा गया है। योजना के तहत उपभोक्ताओं को सरकार से आर्थिक सहायता भी मिल रही है। इससे न केवल बिजली बचत हो रही है, बल्कि पर्यावरण को भी फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से आकांक्षी जिला
कोरबा जिले में ऊर्जा की सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है, जो राज्य के हर कोने में विकास को संदेश दे रही है। यह योजना न केवल बिजली बिलों में कटौती कर रही है, बल्कि पर्यावरण को भी फायदा पहुंचा रही है, क्योंकि यह स्वच्छ और हरित ऊर्जा का स्रोत भी है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, छत्तीसगढ़। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस उपभोक्ता अधिकारों और संरक्षण को बनाए रखने की आवश्यकता की एक आवश्यक याद दिलाता है। ये दिन सभी उपभोक्ताओं के मूल अधिकारों को बढ़ावा देने और उन अधिकारों का सम्मान और संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक अवसर है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पहली बार 1983 में मनाया गया था। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम है स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। ये थीम सभी उपभोक्ताओं के लिए टिकाऊ और स्वस्थ जीवन शैली विकल्पों को उपलब्ध, सुलभ और किफ़ायती बनाने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती है। साथ ही ये सुनिश्चित करती है कि ये बदलाव लोगों के बुनियादी अधिकारों और ज़रूरतों को बनाए रखे। त्रिपुरा में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इसी कड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कन्या आत्मनिर्भर योजना के तहत उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली 140 मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान की। और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना की पुलिस ने गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 31 क्विंटल गांजा से भरा ट्रक जब्त किया है। ये मादक पदार्थ पशु आहार के बोरों के बीच छुपाकर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने सवितापुरा नहर रोड पर चेकिंग अभियान के दौरान इस ट्रक को रोका और जांच में भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। जब्त किए गए गांजे की बाजार में कीमत करीब 6 करोड़ 20 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। मुरैना के एसपी समीर सौरभ ने आरोपी से विस्तार से पूछताछ की जा रही है। सभी पहलुओं की जाँच भी की जाएगी। सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा मुझे लगता है मुरैना की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक कार्रवाई की गई है गांजे की, जिसमें एक आयशर ट्रक भरा हुआ गांजा लगभग 3000 किलो से अधिक मात्रा का, जिसकी बाजार कीमत 6 करोड़ से ऊपर की है, उसको जब्त किया है। एक आरोपी को राउंड अप किया है, जिससे विस्तार से पूछताछ की जा रही है। माल कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था, किस रूट से आया, सभी पहलुओं पर जाँच की जाएगी और इसको फर्दर हम लोग और इन्वेस्टिगेट करके पूरा लिंक खोलेंगे। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,132,92,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2022-23 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,105,54,000 टन थी। भारत के उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा गेहूं की पैदावार देखने को मिलती है और इन राज्यों में उगाई जाने वाली गेहूं की मुख्य किस्में VL 832, VL 804, HS 365, HS 240, HD 2687, WH 147, WH 542, PBW 343, PBWH 896D, PBW 343, WH 896D, PDW 233D, UP 2338, PBW 502, श्रेष्ठ HD 2687, आदित्य HD 2781, HW 2044, HW 1085, NP 200DI, HW 741 है। वही बात गेहूं के निर्यात की करें तो दुनिया में भारत के गेहूं की मांग में वृद्धि का रुझान देखने को मिल रहा है। एपीडा ने हाल ही में गेहूं के निर्यात से जुड़े ताज़ा आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक भारत ने साल 2024 के दौरान लगभग 1,88,287 मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात दुनिया भर में किया है।
जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत तकरीबन 56 मिलियन डॉलर है। नेपाल, इराक, कोरिया गणराज्य, संयुक्त अरब अमीरात और मंगोलिया देशों से भारतीय गेहूं की मांग सबसे ज्यादा देखने को मिली है। भारत वैश्विक बाजार में बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2024 के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 52,42,048 मीट्रिक टन किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 5,837 मिलियन डॉलर है। बताते चलें कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और यमन गणराज्य ऐसे राज्य हैं जिन्होंने भारतीय बासमती चावल का आयात किया है। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो साल 2024 के दौरान भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,11,16,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 4,470 मिलियन डॉलर है। बता दें कि भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात बेनिन, गिनी, टोगो, कोटे डी आइवर और वियतनाम को किया है। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की खरीफ पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में खरीफ धान की उपज साल 2024-25 के दौरान 1,199,34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2023-24 के 1,132,59,000 टन की तुलना में 66,75,000 टन की वृद्धि को दर्शाता है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब के पश्चिमी हिस्सों में मिर्च की रोपाई का काम करें। पश्चिमी पंजाब के मैदानी क्षेत्र में किसान सूरजमुखी की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ के मध्य मैदानी इलाकों में खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी और कद्दू की बुवाई का काम करें। वैसे तो पंजाब और हरियाणा में अगले 2 दिनों के दौरान कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान बताया गया है, लेकिन जिन इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है, वहां के किसान बढ़ते तापमान को देखते हुए गेहूं की खड़ी फसल में फव्वारा विधि से सिंचाई करें। दिल्ली के आसपास के इलाकों में टमाटर, मिर्च और गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई का काम करें। यहाँ के किसान रबी की सभी फसलों और सब्जियों में सुबह या शाम के समय हल्की सिंचाई करें। साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तैयार सरसों की कटाई का काम करें। उत्तर प्रदेश के किसान जायद की मक्का की बुवाई कर सकते हैं। बुंदेलखंड वाले इलाकों में टमाटर, बैंगन, मिर्च, गोभी और प्याज की रोपाई जारी रखें। बुंदेलखंड में इन दिनों शुष्क मौसम को देखते हुए चने, मटर और मसूर की कटाई का काम भी करें। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा वाले पठार क्षेत्र में सिंचाई की जरूरत को सुनिश्चित करने के बाद ग्रीष्मकालीन मूंग की बुवाई शुरू करें। मध्य प्रदेश के झाबुआ पहाड़ी इलाके में तैयार चने की कटाई करें। मध्य प्रदेश की निमाड़ घाटी वाले इलाके में सब्जियों की फसल में हल्की सिंचाई करें। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के किसान गेहूं और मक्का की फसल में सिंचाई करें। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में सरसों और राई की कटाई समय पर कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। यह मौसम खीरे की बुआई के लिए अनुकूल है। खीरे की बुआई फरवरी, मार्च और जून जुलाई में की जा सकती है। किसान खीरे की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा उदय। खीरा की पूसा उदय किस्म की बुआई दिल्ली में की जा सकती है।
1 हेक्टेयर से 156 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। पूसा उदय का फल मध्यम आकार का होता है। इसकी लंबाई 13 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसका रंग हल्का हरा होता है और निचले भाग से 1/3 भाग तक सफेद हरी धारियां होती हैं। छिलका नरम होता है। इसके अलावा किसान पूसा बरखा की बुआई कर सकते हैं। यह किस्म भी दिल्ली में लगाने के लिए काफी अनुकूल है। 1 हेक्टेयर से 185 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। खीरे की बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खीरे की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 2 से 2.5 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 150 सेंटीमीटर और बेल से बेल की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो शुरू में फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। खीरे की फसल में लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। लाल कीड़े से फसल को बचाने के लिए कार्बारिल दवा की 1 से 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। फल मक्खी से बचाव के लिए मेलाथियान 50 EC दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि इन दवाओं का उपयोग विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में हरियाणा के सोनीपत जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेंद्र की कल होली के दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। पंजाब पुलिस ने मोगा जिले में शिवसेना नेता की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुक्तसर जिले के मलोट में पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर को उनके घर पर अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। ठाकुर के पैर में गोली लगी है और उन्हें शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। भाषा विवाद के बीच जनसेना पार्टी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भारत की भाषाई विविधता को संरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने JM फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड पर गैर अनुपालन के लिए 3.10 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। खुदरा महंगाई दर फरवरी में 3.6% पर आने के बाद मार्च में इसके RBI के लक्ष्य 4% से नीचे रहने की उम्मीद है, जिनके कारण केंद्रीय बैंक अगली मौद्रिक नीति में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी। नमस्कार।